चलिए तो फिर भारत के रन चेज से ही शुरू करते। टारगेट था 289 का। आसान तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शुरुआत भी थोड़ी नर्वस रही। प्रतिका रावल जल्दी आउट हो गई। लेकिन फिर आई स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर। दोनों ने मिलकर क्या कमाल की साझेदारी की। 125 रन जोड़े दूसरे विकेट के लिए। हाँ, वो साझेदारी बहुत बहुत अहम थी। उसने भारत को मैच में वापस ला दिया था। लग रहा था कि यहाँ से भारत निकाल ले जाएगा मैच। स्मृति मंधाना की पारी खास थी। 88 रन बनाए उन्होंने 94 गेंदों पर। हाँ, और दिलचस्प ये था कि वो अपने यूजुअल अटैकिंग अंदाज में नहीं खेल रही थी, ज्यादा संभल कर खेल रही थी। अच्छा, उसकी क्या वजह थी? इंग्लैंड की बॉलिंग या पिच? मेरे ख्याल से इंग्लैंड के स्पिनर्स की रणनीति थी। वो लगातार पैड्स पर गेंद कर रहे थे। तो स्मृति ने क्या किया, हल्के हाथ से खेलकर वो नेजर्स और ग्लांसेस से स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा ध्यान दिया। ये दिखाता है कि वो सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, वो स्मार्ट क्रिकेट था। शुरुआत में तो काफी शांत थी वो। पावर प्ले में मुश्किल से 15 गेंदें खेली होंगी। पहले हरलीन देओल, फिर हरमनप्रीत के साथ वो जैसे सेकंड फिडल प्ले कर रही थी। और उन्होंने पारी को एंकर करने का रोल लिया। लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि वो 42वें ओवर में आउट हो गई। तब भारत को सिर्फ 55 रन चाहिए थे, 53 गेंदों में, और 7 विकेट बाकी थे। उफ, मतलब बिल्कुल क्रूशियल टाइम पर उनका विकेट गिरा। शतक के भी करीब थी वो। हाँ, और टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त। वो एक बड़ा झटका था, मतलब साइकोलॉजिकली भी। दूसरी तरफ कप्तान हरमनप्रीत कौर 70 रन उन्होंने बनाए। वो अच्छी लाइन में लग रही थी। हाँ, वो कॉन्फिडेंट दिख रही थी, अच्छे शॉट्स खेल रही थी, फील्ड को अच्छा भेद रही थी। लेकिन वो भी 50 के बाद। हाँ, अर्धशतक के बाद ऐसा लगा कि अब वो मैच खत्म करके ही आएंगी। लेकिन एक कट शॉट खेलने गई और शॉट थर्ड मैन पर कैच दे बैठी। हालांकि उन्हें एक जीवन दान भी मिला था पहले। चार्ली डीन की गेंद पर अंपायर ने LBW दे दिया था, पर रिव्यू में पता चला कि बल्ले का किनारा लगा था। अच्छा, अगर वो विकेट मिल जाता तब तो? हाँ, तब शायद कहानी कुछ और होती। वो एक बड़ा मोड़ हो सकता था। और फिर दीप्ति शर्मा गेंद से तो कमाल किया ही, 4 विकेट लिए, बल्ले से भी 50 रन बनाए, मंधाना के साथ 67 रन जोड़े। क्या कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस, एक ऑलराउंडर से यही उम्मीद होती है। लेकिन उनका विकेट भी, मंधाना के आउट होने के बाद जब वो आउट हुई तो भारत के लिए मुश्किल हो गया। तो क्या मंधाना का विकेट गिरना ही टर्निंग पॉइंट था? क्योंकि 7 विकेट हाथ में, 53 गेंद में 55 रन, ये तो बहुत मैनेजेबल सिचुएशन लगती है। हाँ, मेरे हिसाब से वहीं से दबाव बढ़ना शुरू हुआ। रिपोर्ट में भी इसे चोक जैसा कहा गया है। अच्छा, और कुछ हद तक सही भी है। रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे ऊपर जाने लगा और बाउंड्रीज आनी बंद हो गई। आंकड़े भी शायद यही बताते होंगे। बिल्कुल, आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 6 बाउंड्रीज आई। इससे साफ पता चलता है कि बल्लेबाज प्रेशर में आ गए थे। मतलब बड़े शॉट्स लग नहीं रहे थे। कोशिशें हो रही थी, लेकिन या तो कनेक्शन नहीं बन रहा था या सीधा फील्डर के हाथ में जा रही थी गेंद। वो डीप में कैच हो गई। वो एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो सेट बैट्समैन थी। उनसे उम्मीद थी कि वो फिनिश करेंगी। उनके जाने के बाद सारा प्रेशर निचले क्रम पर आ गया। स्नेह राणा और अमनजोत कौर फिर बड़े हिट्स नहीं लगा पाई। नहीं, वो कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हुई। इसमें इंग्लैंड के गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने बड़ी चालाकी से गेंदबाजी की। क्या खास किया उन्होंने? उन्होंने पेस ऑफ कर दी, धीमी गति की गेंदें डाली, और जब दबाव बढ़ रहा हो तो धीमी गेंदों पर बड़े शॉट खेलना और मुश्किल हो जाता है। टाइमिंग नहीं मिलती। सही बात है। यहाँ एक स्ट्रैटेजी का सवाल भी उठता है। भारत इस मैच में जमीमा रॉड्रिग्स की जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर रेणुका ठाकुर के साथ खेला था। क्या ये फैसला भारी पड़ा? इतनी सपाट पिच पर 289 चेस करते हुए एक बैट्समैन कम। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सपाट पिच पर इतने बड़े टोटल के सामने आपको बैटिंग में गहराई चाहिए होती है। हाँ, वो तो है। शायद टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करके इंग्लैंड को कम पर रोक लेंगे। लेकिन जब 288 बन गए तो अंत में एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की कमी शायद खली, खासकर जब रन तेजी से बनाने थे और विकेट गिर रहे थे। सोचने वाली बात है। तो ये थी भारत पारी की कहानी। अच्छी शुरुआत, मजबूत पार्टनरशिप्स, लेकिन अंत में फिनिश नहीं कर पाए। अब जरा इंग्लैंड की पारी पर आते हैं, जिन्होंने ये बड़ा स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 288 बनाए, 8 विकेट पर। उनकी शुरुआत अच्छी रही। टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स ने पहले विकेट के लिए 73 रन जोड़े। इसमें एमी जोन्स ज्यादा अटैकिंग थी, शायद 56 रन बनाए उन्होंने। हाँ, उन्होंने तेजी से रन बनाए। और इस पार्टनरशिप के दौरान भारत ने रिव्यू लेने में भी कुछ गलतियां की। एक रिव्यू बेकार गवा दिया और एक शायद सही मौका चूक गए। अच्छा, ऐसी छोटी चीजें अक्सर विरोधी टीम को मदद कर जाती हैं। लेकिन फिर दीप्ति शर्मा ने भारत को वापसी दिलाई। बिल्कुल, दीप्ति 16वें ओवर में बॉलिंग करने आई और आते ही उन्होंने ब्यूमॉन्ट को बोल्ड कर दिया। वो स्वीप करने से चूकी। और ये उनका 150वां वनडे विकेट भी था। हाँ, एक बड़ी उपलब्धि। और फिर अगले ही ओवर में उन्होंने एमी जोन्स को भी चलता किया, शॉर्ट मिड विकेट पर कैच करा दिया। 2 ओवर में 2 सेट बैट्समैन आउट। लगा था कि यहां से भारत पकड़ बना लेगा, लेकिन फिर कप्तान हीथर नाइट और नेट साइबर ब्रंट जम गई। एक और बड़ी पार्टनरशिप। हाँ, वो साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी इंग्लैंड के लिए। तीसरे विकेट के लिए 113 रन जोड़े उन्होंने। इसमें पिच का भी रोल था।
पिच सपाट थी आपने बताया। हाँ, बिल्कुल सपाट। गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही थी, आउटफील्ड बहुत तेज थी, तो गैप में मारो तो चौका पक्का था लगभग। नेट साइबर ब्रंट ने 39 रन बनाए। शुरुआत में कुछ बाउंड्री लगाई, पर फिर रन रेट थोड़ा धीमा हुआ उनका। हाँ, भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा अंकुश लगाया, वो फिर कवर के ऊपर से मारने की कोशिश में आउट हुई। लेकिन दूसरे एंड पर कप्तान हीथर नाइट डटी रहीं। वो लगातार रन बनाती रहीं। हाँ, वो स्ट्राइक रोटेट करती रहीं और जैसे ढीली गेंद मिली उसे बाउंड्री के बाहर भेजा। बहुत समझदारी से खेली वो। और अपना तीसरा वनडे शतक भी पूरा किया। कप्तानी पारी बिल्कुल। यकीनन सेंचुरी तक पहुंचने वाला शॉट थोड़ा किस्मत वाला था। बाहरी किनारा लगकर बाउंड्री गई, लेकिन उनकी पूरी पारी इंग्लैंड के लिए मैच विनर साबित हुई। पर वो शतक के तुरंत बाद 109 पर रन आउट हो गई। ओह, तेजी से दूसरा रन लेने की कोशिश में। हाँ, वो इंग्लैंड के लिए एक झटका था। और उनके आउट होने के बाद क्या इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाई? हाँ, रन गति धीमी पड़ गई। एक टाइम लग रहा था कि इंग्लैंड 300 बस आराम से बना लेगा, लेकिन नाइट के जाने के बाद वो आखिरी ओवर्स में तेजी नहीं ला पाए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की डेथ ओवर्स में। हाँ बिल्कुल, भारतीय बॉलर्स ने, खासकर स्पिनर्स और मीडियम पेसर्स ने धीमी गति की गेंदों का, कटर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। नए बल्लेबाजों के लिए इन गेंदों पर बड़े शॉट लगाना आसान नहीं था और वो दबाव में विकेट गिरते चले गए। तो नतीजा ये हुआ कि आखिरी 6 ओवरों में इंग्लैंड सिर्फ 42 रन ही बना सका और 5 विकेट भी खो दिए। बिल्कुल, इसलिए जब पारी खत्म हुई तो 288 का स्कोर उस पिच को देखते हुए शायद थोड़ा कम लग रहा था। ऐसा लगा कि 15-20 रन शॉर्ट रह गए वो। अगर भारतीय गेंदबाजी को देखें तो दीप्ति शर्मा 4 विकेट लेकर बेस्ट रहीं। श्रीचरनी को भी 2 विकेट मिले, हालांकि थोड़ी महंगी रही वो। हाँ, रेणुका ठाकुर और क्रांति गौड़ से शायद थोड़ी और उम्मीदें थीं, लेकिन अंत में बॉलर्स ने इंग्लैंड को 300 पार करने से रोका। ये पॉजिटिव था। चलिए, तो अब इस पूरे मैच से जो मुख्य बातें निकल कर आईं उन्हें एक बार समेट लेते हैं। सबसे पहली बात तो जीत का मार्जिन है सिर्फ 4 रन। ये बताता है कि मैच कितना कांटे का था, आखिरी गेंद तक गया। भारत की पारी में 2 बड़ी पार्टनरशिप्स हुई, मंधाना हरमनप्रीत और फिर मंधाना दीप्ति। नींव अच्छी रखी गई थी, लेकिन फिनिशिंग टच नहीं दे पाए। हाँ, वो मैच खत्म करने वाली बात वो नहीं हो पाई, ये कंसर्न रहा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो इंग्लैंड के लिए हीथर नाइट का शतक मैच जिताऊ रहा। भारत की ओर से स्मृति मंधाना की वो 88 रन की पारी और दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड शो 50 रन और 4 विकेट जबरदस्त था। भली टीम हार गई। इंग्लैंड की बॉलिंग में डेथ ओवर्स की रणनीति काम कर गई। वो पेस ऑफ करके धीमी गेंदें डालकर उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को रोका। वो काफी इंपॉर्टेंट था। और वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट, एक बैट्समैन कम खिलाना, क्या सपाट पिच पर बड़े चेज में ये फैसला महंगा पड़ा? ये एक सवाल बना रहेगा। बिल्कुल। अंत में नतीजा ये कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में और भारत के लिए वर्ल्ड कप में ये लगातार तीसरी हार थी। और चिंता की बात ये कि तीनों हार हाई स्कोरिंग करीबी मैचों में आई हैं। तो कुल मिलाकर ये मैच उतार चढ़ाव से भरा था। शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन देखने को मिले और आखिर में प्रेशर झेलने की बात थी, जिसमें इंग्लैंड थोड़ा बेहतर निकला। सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? यही कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में, हाई स्कोरिंग मैचों में इस तरह लगातार करीबी मुकाबले हारना, ये भारतीय टीम की प्रेशर में मैच फिनिश करने की क्षमता पर क्या कहता है? क्या ये सिर्फ इस एक मैच की बात है या कोई पैटर्न बन रहा है? क्या ये कोई रणनीतिक कमी है या फिर कोई मनोवैज्ञानिक अड़चन है जो टीम को आखिरी लाइन पार करने से रोक रही है? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टूर्नामेंट जारी है। टीम मैनेजमेंट को इन करीबी हारों को गहराई से देखना होगा। क्या ये वाकई चोक का मामला है जैसा रिपोर्ट में इशारा है, या कुछ और वजह है? इसका जवाब ढूंढना आगे के लिए बहुत जरूरी होगा। निश्चित रूप से इस हार से सबक लेकर आगे बढ़ना होगा। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल।